हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, जो लोग नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन 2026 एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए इस वक्त जो एक सबसे ज़्यादा ड्रेडेड कंपोनेंट है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम एआरडी कहते हैं। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, और उनको लगता है कि ये कंपोनेंट कैसे प्रिपेयर होगा। उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम इस एग्जाम को एक नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के साथ क्लियर कर सकते हैं, क्या ये सब्जेक्ट हमारे लिए टैकल करना आसान होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्या फेज 1 और फेज 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल सेम होता है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने भी हैं या नहीं करने एग्रीकल्चर के लिए। तो आपके ये जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन सारे ही डाउट्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड दिस वीडियो इज द वन स्टॉप सोल्यूशन एज फार एज द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज कंसर्न। इसके बाद में आपको एआरडी कंपोनेंट के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आपको पूरा एआरडी इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इंक्लूडिंग द स्टडी प्लान, सोर्सेज एंड एवरीथिंग, आपको सारी कहानी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल वन फॉर यू। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस और हर एक कंपोनेंट की स्ट्रैटेजी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप इस गाइड बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ, सबसे पहली चीज जो है वो है सिलेबस, कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सिलेबस है वो आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, लेकिन एक इंडिकेटिव सिलेबस जो है हमें नोटिफिकेशन के अंदर गिवन रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, और एग्रीकल्चर जो पूरा कॉम्पोनेंट है उसके अंदर डेफिनेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो हर टॉपिक के लिए डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, और इस एरिया से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो डेफिनेशन, meanings, branches of agriculture, agronomy, again a very important topic, classification of field crops, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, क्रॉपिंग सिस्टम्स, राइट। सो दीज आर द एरियाज हियर। अब मैं हर एक सब टॉपिक का नाम आपको यहाँ लेकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके और फिर देख सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। और इसके अलावा जो आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है, दैट इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, fisheries, forestry, agriculture extension, ecology and climate change and present scenario of Indian agriculture, ठीक है। और इसके अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी आती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द सिलेबस। लेकिन सिलेबस के अंदर केवल इतना ही हमें देखना काफ़ी नहीं होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्दर ये कंपोनेंट्स किन किन एरियाज में डिवाइडेड होते हैं, फेज 1 में हमसे क्या पूछा जाता है, फेज 2 में हमसे क्या पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो हमसे फेज 1 में भी पूछा जाएगा और फेज 2 में भी पूछा जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट नबार्ड एग्जाम इज कि जो आप एआरडी फेज 1 के लिए पढ़ रहे हो और जो फेज 2 के लिए पढ़ रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। आपको एक ही बार सिलेबस कवर करना है और आपका फेज 1 फेज 2 दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एआरडी आपको किस किस फॉर्म में पढ़ना है, तो देखिए, सबसे पहले जो फेज 1 होता है, फेज 1 के अंदर पूरा 40 मार्क्स का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव में भी आपसे स्टैटिक एआरडी भी पूछी जाती है और एआरडी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। ज्यादा वेटेज जो है यहाँ पे आपके स्टैटिक पार्ट की होती है। आउट ऑफ 40 मार्क्स अराउंड 30 to 32 मार्क्स जो है हमारे स्टैटिक के होते हैं, और 8 to 10 मार्क्स का यहाँ पर करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फेज 2 की, तो फेज 2 में आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दो तरीके से यहाँ पर एआरडी प्रिपेयर करना होता है। ऑब्जेक्टिव एआरडी जो होता है वो लगभग 25 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 50 मार्क्स, और इन 25 मार्क्स में से आई वुड से कि अराउंड 50% मार्क्स जो होते हैं वो स्टैटिक के होते हैं, और 50% मार्क्स जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं। सो करंट अफेयर्स बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट इन द फेज 2। फेज 1 के अंदर हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के, उनकी वेटेज कम होती है, लेकिन फेज 2 के अंदर वो स्टैटिक के साथ बिल्कुल बराबर की टक्कर में होते हैं, ठीक है।
उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट की जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एक सब्जेक्टिव आंसर के फॉर्म में लिख पाना, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय द टर्म डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के मिक्स होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने में स्टैटिक इन नेचर लग रहा हो, लेकिन उसके आंसर करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स, डेटाज, रिपोर्ट्स आप यूज करोगे वो सब करंट अफेयर से डिराइव्ड होगा। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स ये दोनों ही चीजों को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं एक ओवरऑल सिनेरियो को लेती हूं तो यहाँ पे स्टैटिक की वेटेज अराउंड 75% होती है और करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो अराउंड 25% होती है। सो आई होप आपको अभी तक यहाँ पर मेजर बात समझ में आ गई होगी कि एआरडी के अंदर क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं और कैसे कैसे चीजों को हमें प्रिपेयर करना होता है। डोंट वरी, हर एक कंपोनेंट को, स्टैटिक को, करंट को, डिस्क्रिप्टिव को हम आगे पूरे डिटेल में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में देखेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में इस वक्त एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि क्या हम करंट अफेयर्स को लीव करना अफोर्ड कर सकते हैं। माय आंसर टू यू विल बी अ बिग नो। प्लीज ऐसा मत करिएगा। देखो, फेज 1 के अंदर आपको लग रहा होगा कि वेटेज बहुत कम है, लेकिन फेज 1 के अंदर जो आपका स्टैटिक है 30 to 32 मार्क्स का, जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा आपके लिए डुएबल हो। पूरे 30 मार्क्स का पेपर तो किसी को भी नहीं आता। यहां से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, जिनको आंसर करना मुश्किल होता है। तो वो जो मार्क्स जो यहां पर कॉम्प्रोमाइज होंगे वो आप 8 to 10 मार्क्स करंट अफेयर्स के जो कि इजी क्वेश्चंस होते हैं वहां से आप अचीव कर सकते हो। सिमिलरली फेज 2 की अगर मैं बात करूं, फेज 2 के अंदर एक एक मार्क्स का कंपटीशन होता है और वहां पे जिस एरिया से 50% आपका पेपर आ रहा है करंट अफेयर्स, उसको लीव करना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल। सो एआरडी करंट अफेयर्स इज अ थिंग विच यू हैव टू डू, इट्स अ मस्ट डू थिंग। आप इसको लीव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको करंट अफेयर्स यहां पर जरूर प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज जिस शायद जो एक प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड दैट इज कि हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या हम एआरडी को समझ सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एआरडी? क्या ये कंपोनेंट हमसे कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो देखो, इसका एक सिंपल येस और नो आंसर करने से पहले लेट मी शो यू एन एनालिसिस। ये हमारे नबार्ड के 2025 में जो फेज 1 एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। हर एक क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में डिवाइड किया है कि इजी कितने क्वेश्चन थे, मॉडरेट कितने थे और डिफिकल्ट कितने थे। अगर इसका पूरा एनालिसिस आप देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास 11 क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे और मॉडरेट क्वेश्चंस अराउंड 20 थे। तो आउट ऑफ 40 अराउंड 31 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अब इजी टू मॉडरेट से मेरा क्या मतलब है? इजी टू मॉडरेट से यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत आसानी से इनको आंसर कर पाओगे। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं थे, ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिनको कर पाना आपके लिए मुश्किल हो। अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपने शिद्दत से कंसिस्टेंटली पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है, यू विल बी वेरी वेल एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हैं तो भी अगर आप एक कंसिस्टेंट मैनर के अंदर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, इफ यू कवर द एंटायर सिलेबस राइट, यू विल बी एबल टू टैकल द ARD एज वेल। ठीक है, ARD हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट हो, बट स्टिल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। तो अगर आप एक बेसिक तैयारी भी करते हो कंसिस्टेंट तरीके से तो आप इस पेपर को टैकल कर पाओगे, राइट? उसके बाद में लोग पूछते हैं कि मैम एआरडी के अंदर हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, कितना स्कोर है जो हमें अपने दिमाग में लेकर के चलना है इफ यू आर टारगेटिंग एआरडी। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है, ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखते हैं जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए, रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं उसको क्लियर करके कोई फायदा नहीं होगा। दीज आर जस्ट द सेक्शनल कट ऑफ, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। सो आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 25 to 27 मार्क्स। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एआरडी को लेकर के, और ये टारगेट स्कोर अचीवेबल है क्योंकि अराउंड 30 to 31 मार्क्स का जो हमारा पेपर आता है वो हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आता है। तो 25 to 27 मार्क्स का पेपर आप इजीली अचीव कर सकते हो। ये जो टारगेट स्कोर है ये आप इस पेपर में इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कि एआरडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के हमसे पूछे जाते हैं। आर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स और आर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोट लर्निंग? सो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, सो देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स आल्सो एंड देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड
प्योरली ऑन रोट लर्निंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिसीव्स द रेनफॉल बिटवीन 750 टू 1150 मिलीमीटर्स. अब इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल पता होना चाहिए. किसमें कौन सी सॉइल लगती है, किस सॉइल में हमें कितनी रेनफॉल की जरूरत होती है, किस सॉइल में कौन सी क्रॉप उगती है, तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी होती हैं, राइट. सिमिलरली अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, तो अगेन ये एक रोट लर्निंग का क्वेश्चन है. But if you will see a question like this, what is the term for the progeny of breeder seed produced by recognized agencies such as government bodies, ICR, state government organizations to ensure quality is maintained, right? तो इस तरीके के questions के लिए आपको concept भी पता होना चाहिए, ठीक है. बिना concept के आप इस question को attempt नहीं कर पाओगे, right? Similarly, a question like this, in which of the following cropping patterns 4 crops can be grown but 1 crop is cultivated before the harvest of the previous crop, right? So again यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से कर पाओगे. सो दिस टेल्स अस कि एआरडी के क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पर रोट लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है. बोथ आर रिक्वायर्ड. एक और डाउट जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यहाँ पे क्या हमें सारे क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम्स जानना जरूरी है, क्या हमें सारे फैक्ट्स को याद करना जरूरी है. स्टूडेंट्स आई वुड से कि देखो सारे क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम्स आपको पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस साइंटिफिक नेम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2025 इटसेल्फ, दैट व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले. बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या है, अब नहीं याद करोगे, नहीं रोट लर्न करोगे तो इस क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पाओगे. बट द क्वेश्चन अराइजेस, डू वी हैव टू डू इट फॉर ऑल द क्रॉप्स? सो द आंसर इज नो. सारे क्रॉप्स का याद करने की जरूरत नहीं है. क्रॉप्स आपको वो याद करनी है विच आर मेजरली नोन इन आर कंट्री एंड विच आर देयर इन न्यूज फॉर सम रीजन, ठीक है. इन क्रॉप्स के आपको साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन. शुगर केन आए दिन न्यूज में होता ही होता है, कभी जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं उनकी वजह से, कभी किसी और रीजन की वजह से, डिमांड सप्लाई में चेंज की वजह से. तो शुगर केन जैसे क्रॉप का आपको पता होना जरूरी है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है. बट अ क्रॉप लाइक सन हैम्प, ठीक है, ये क्रॉप इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा नोन नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, तो इसका अगर आप साइंटिफिक नेम नहीं भी याद करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव. जो चीजें नोन है, जो चीजें न्यूज में है, वो चीजें आपको याद करनी है, ठीक है. उसके बाद में कि द सिलेबस सीम्स ह्यूज, तो क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं या फिर खाली उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के हमारा काम चल जाए. देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर आपको यहां देना चाहूंगी. द थिंग इज, What are important chapters? ये डिसाइड कैसे होते हैं? नबार्ड ने तो नहीं कहा कि दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने बनाए हैं. हमने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखे और हमने कहा जी ये 10 चैप्टर्स हैं, आप इनको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है. बट नबार्ड इज नॉट ऑब्लाइज्ड फॉर इट, ठीक है. नबार्ड के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो इन चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमेशा रखे. नबार्ड कैन एनी टाइम चेंज दिस ट्रेंड, और ये ट्रेंड हम पिछले 2 साल से मैं देख रही हूं कि हर बार ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको स्टूडेंट ज्यादा फोकस नहीं करते, जिसको हम भी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता था ये, ठीक है. हर साल एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता था. बट दिस ईयर इन 2025 देयर वर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40, 10% पेपर था जो कि इस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर से आ गया था, ठीक है. दिस टेल्स अस कि जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर पिछले साल तक इंपॉर्टेंट नहीं था वो इस साल इंपॉर्टेंट बन जाए, या जो इस साल तक इंपॉर्टेंट था वो अगले साल इंपॉर्टेंट ना रहे. तो ये जो इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट चीजें ये हम अपने बेसिस पे डिसाइड करते हैं. सो इफ यू आर समवन हु हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड, आपने अभी से अगर अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है, देन डू नॉट फोकस only on the important chapters. I am going to tell you the list, no doubt in that, but do not focus only on the important chapters. Complete the entire syllabus in a more comprehensive manner. जितना ज्यादा आप comprehensive तरीके से उसको prepare कर सकते हो, उतना ज्यादा अच्छे से चीजों को cover करो, क्योंकि नबार्ड इन ट्रेंड्स को कभी भी चेंज कर सकता है और वो चेंज होते जा रहे हैं. इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है. तो ये ट्रेंड्स जो हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेंड्स हैं जो कि हम लोग बनाते हैं, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं. प्लीज डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर.
हैविंग सेड दैट, अगर आप 25, 24, 23 पिछले 3 साल के पेपर्स को देखते हो तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बट अगेन एट द सेम टाइम मैं आपको इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी। देखो जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगर आप इस बार देखोगे फिशरीज से, फिशरीज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है हमेशा से, बट नो क्वेश्चन दिस ईयर, राइट। सो ये जो चैप्टर्स हैं इनसे क्वेश्चंस और या जो ये सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट चीज है ये हमेशा चेंज होती रहती है, सो प्लीज डू नॉट रिलाई अ लॉट ऑन दैट। Having said that, the most important chapters, the list is here. It includes agronomy and field crops, farming system, soil and water conservation, plantation and horticulture crops, animal husbandry and poultry, fishery, forestry, agriculture extension, irrigation, seeds and sowing. Right? So these are the most important chapters as far as the exam is concerned. Right? नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन कि अब हमने स्टैटिक पार्ट का तो देख लिया कि कैसे कैसे हमें चीजों को प्रिपेयर करना है। द क्वेश्चन अराइजेस कि करंट अफेयर्स जो हैं उन्हें हम कैसे पढ़ें, ठीक है। एंड सॉरी, इवन बिफोर आई जंप टू द करंट अफेयर्स देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं स्किप कर गई थी, दैट इज कि फेज 2, कि हमने फेज 1 का तो बहुत सारा देख लिया कि क्या फेज 2 के अंदर भी एआरडी के क्वेश्चंस का लेवल सेम ही रहता है जो कि फेज 1 में होता है, या इज देयर एनी चेंज। स्टूडेंट्स सिलेबस हमारा सेम है लेकिन क्वेश्चंस का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। फेज 2 के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें अक्सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज फॉर ग्रोथ इन द हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। सो हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, एलिलोपैथी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं लेकिन अलग अलग पढ़ाए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर उन्होंने एक करके इनको क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलरली, सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रेजेंट फॉर विच काइंड ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम्स कैन बी फॉलोड, ठीक है, कि अगर सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज हैं तो कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो। सो ये सारे क्रॉपिंग सिस्टम्स हम इंडिविजुअली आपको एज अ पार्ट ऑफ कोर्स, एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जाता है, बट इट यहाँ पर आपसे जो चीज पूछी जा रही है कि आपको इनके सबके इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब पता होना चाहिए, इनके सबके इरिगेशन फैसिलिटीज के आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, आपको उसका कंपैरिजन करना आना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। पहली बात, क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। दूसरा, क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड आते हैं। इस तरीके से एक पैराग्राफ गिवन होता है और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये कोई आरसी नहीं है कि आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, नहीं, आपको आंसर जो है वो मेजरली क्वेश्चन के बेसिस पे ही देना होता है। जो आपका पैराग्राफ होता है इट इज मेजरली इंडिकेटिव इन नेचर, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द फेज 2 कि फेज 1 और फेज 2 के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है। तो सेम ही सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना है लेकिन ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड उस पे एप्लीकेशन बेस्ड चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। ऑन दैट नोट, अब हमने यहाँ तक के सारे एरियाज अपने कवर कर लिए थे कि सिलेबस क्या है, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का बच्चा क्लियर कर सकता है या नहीं कर सकता, फेज 1 में क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फेज 2 के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, एआरडी के अंदर जो करंट अफेयर्स होता है उसमें 3 चीजें पूछी जाती हैं आपसे, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और एआरडी रिलेटेड इनिशिएटिव्स। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहली बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कौन सी प्रिपेयर करनी है, तो स्टूडेंट्स देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स सबसे पहली चीज जो कि आपके सिलेबस में गिवन है या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड है, इधर इट इज गिवन, जैसे एनआरएलएम है वो आपके सिलेबस में गिवन है, नरेगा है वो आपके सिलेबस में गिवन है। तो जो सिलेबस में गिवन है वो स्कीम्स या फिर जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ये सिलेबस में गिवन नहीं है लेकिन फिशरीज एज अ टॉपिक गिवन है, तो मत्स्य संपदा योजना भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ MSY, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री MSY। सो दिस स्कीम, तो जो भी आपके सिलेबस से गिवन और रिलेटेड स्कीम्स हैं वो आपको पढ़नी है, एंड द टाइम पीरियड इज 5 to 6 months बिफोर द एग्जाम। अगर वो पर्टिकुलर स्कीम आपके एग्जाम से 5 to 6 months पहले न्यूज में थी, सो अगेन आपको उसको कवर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहोगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अगर ये एग्जाम से 5 to 6 months पहले न्यूज में थी, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस स्कीम अगेन, ठीक है। सो एनी स्कीम विच इज गिवन इन द सिलेबस और विच इज रिलेटेड टू आवर सिलेबस एंड विच वाज देयर इन द न्यूज 5 to 6 months बिफोर आवर एग्जाम,
you have to cover that particular scheme. The second question arises, what all do we have to cover in those schemes? So you have to cover first of all the current aspect कि why it was there in the news, ठीक है, कि क्या इसमें कोई beneficiaries ऐड हुए हैं, क्या इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो बजटरी एलोकेशन है उसको इंक्रीज कर दिया है, किस रीजन की वजह से ये स्कीम न्यूज में थी, दैट शुड बी नोन टू यू. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन स्टैटिक पार्ट्स ऑफ दैट स्कीम दैट शुड बी नोन टू यू, सच एज व्हाट इज द नोडल मिनिस्ट्री, व्हाट इज द लॉन्च ईयर, फंडिंग पैटर्न, बजटरी एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेटेड बेनिफिशियरीज, ये सारी चीजें, और अगर इसके कोई सब कंपोनेंट्स हैं सो दे ऑल्सो, तो ये सारी चीजें आपको इन स्कीम्स को लेकर के पता होनी चाहिए. एंड स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एआरडी करंट अफेयर्स आर कंसर्न. उसके बाद जो दूसरी चीज आपने एआरडी करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करनी है दैट इज द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस. अब रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के अंदर क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग आते हैं. फॉर एग्जांपल हियर आर फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर डिफाइनिंग द टर्म रूरल, which of the following states in India is the highest milk producing states, which of the following funds is managed by NABARD, ये NABARD annual report का question है. यहाँ पर आपको report given है horticulture second advance estimate. So this tells us कि you have to prepare the reports. Again कौन सी reports prepare करनी है? Those which are related to your syllabus and which are there in the news in last 5 to 6 years, ठीक है. Majorly जैसे for example Ministry of Agriculture की annual report, 2011 का सेंसस, एसईसीसी सेंसस, हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट्स अगर आते हैं, नाफिस 2024, अब आपको 2025 साइकिल के लिए नहीं प्रिपेयर करनी है बिकॉज नाउ इट इज एन ओल्ड रिपोर्ट. नबार्ड एनुअल रिपोर्ट हर साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. सो दीज आर द रिपोर्ट्स दैट यू हैव टू कवर एंड दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. एज आई हैव टोल्ड यू, एनी रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड विच हैज बीन देयर इन द न्यूज इन लास्ट 5 to 6 months, यू हैव टू कवर दैट. उसके बाद में लास्ट पार्ट आता है जनरल करंट अफेयर्स. जनरल करंट अफेयर्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? सपोज किसी क्रॉप को जीआई टैग मिल गया है, एमएसपी रिलेटेड कोई न्यूज आती है, कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई नया एमओयू साइन किया जाता है, तो इस तरीके की जो बेसिक वन लाइनर काइंड ऑफ जीए होती है वो आपको प्रिपेयर करनी होती है फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और अगेन बात इसके भी क्राइटेरिया सेम है, सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए और 5 to 6 months के अंदर ये आपके न्यूज में होनी चाहिए. सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर एआरडी करंट अफेयर्स. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एआरडी. एआरडी का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसे कैसे प्रिपेयर करना है? देखो डिस्क्रिप्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एआरडी का डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल फेज 2 के अंदर जो पेपर 2 होगा उसमें 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है, एआरडी और ईएसआई दोनों का. बल्कि जो हमें एसेज देखने को मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर भी, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एआरडी ईएसआई के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. सो दैट मेक्स डिस्क्रिप्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमें देखना है सबसे पहले कि डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. सो हैव अ लुक ओवर हियर. डिस्कस द चैलेंजेस इन द पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग. ठीक है, तो पोल्ट्री एंड डेयरी एज इट इज हमारे सिलेबस का टर्म है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है challenges related to it and examine their complementary and supplementary role in the agriculture. ठीक है, complementary and supplementary, I hope you know कि how it complements the agriculture and how it is supplementing the agriculture. ठीक है, तो इनके roles के बारे में हमें पता होना चाहिए and this was a compulsory question. ये आपको आंसर करना ही करना था. This was for 15 marks. इसके अलावा अगर आप देखते हो discuss the digital agriculture mission, technologies, components and benefits. All right. Next, if you see what is crop diversification, a term given in our syllabus, discuss its benefits for farmers and for agriculture sustainability. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव के लिए, अगर आपको चीजों को प्रिपेयर करना है तो जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है, हर एक सिलेबस टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और कुछ थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है, जैसे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द challenges, right? What are the steps taken by the government? What are the results of those steps? What could be the way forward? This list is not exhaustive, but on similar lines you have to prepare each and every topic. ठीक है, हर एक टॉपिक को अगर आप इन सारे एरियाज के बेसिस पे प्रिपेयर करते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव तैयार होता है. अब डिस्क्रिप्टिव पेपर को प्रिपेयर करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो हियर इज अ 7-point agenda.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हर एक टॉपिक का एक फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर होना चाहिए. फॉर्डर मटेरियल क्या होता है? जिसके अंदर डेफिनेशन, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, करंट डेवलपमेंट्स, डेटास, फैक्ट्स, ठीक है, स्कीम्स, एग्जाम्पल्स, वे फॉरवर्ड्स, हर एक टॉपिक को. फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा, ठीक है. अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में चैलेंजेस क्या हैं, करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कोई डेटा या फैक्ट्स है या नहीं, ठीक है, इसके सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स क्या है, कोई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस एंटायर टॉपिक. तो आप जो स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे वो आपका फेज 1 फेज 2 ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, लेकिन ये जो आप फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करोगे ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में काम आएगा, ठीक है. सो दैट इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है. लेकिन आप ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटेरियल बना करके आपका रोल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है. सेकंड इज यू हैव टू लर्न द थिंग्स. देखो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्रिसाइसली यही डिफरेंस होता है. ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने गिवन होते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव के अंदर यू हैव टू थिंक एंड देन राइट, ठीक है. तो अगर आपको डेटा याद नहीं है, फैक्ट याद नहीं है, स्कीम याद नहीं है, तो आप क्या लिख कर आओगे? अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ डज द गूगल लोगो लुक्स लाइक, ठीक है, तो आप लोगों में से कहोगे मैम कुछ रंग बिरंगा सा होता है, ठीक है, ओके. बट एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट जी किस कलर का होता है, ई किस कलर का होता है, तो शायद आप नहीं बता पाओगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. फेज 1 फेज 2 ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको रिकॉग्निशन से आपका काम चल जाएगा. उन 5 ऑप्शंस में से अगर आप सही ऑप्शन को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो आपका काम चल जाएगा, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए यू शुड बी एबल टू रिकॉल इट. अब ये जो रिकॉल वाला पार्ट है ना, इसके लिए यू हैव टू लर्न दिस फॉर्डर मटेरियल. स्टूडेंट्स ये सुनने में आपको बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन मैंने बहुत से फेज 2 के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स को देखा है और वो लोग यहीं पर मात खाते हैं. उन्हें नहीं पता हाउ टू लर्न, वो लोग चीज़ों को लर्न नहीं करते, और अगर लर्न नहीं करोगे ना तो टाइपिंग स्पीड आएगी, सोचते रह जाओगे आंसर में क्या लिखना है और टाइम निकल जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू लर्न दैट फॉर्डर मटेरियल. अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बेनिफिट्स बताओ एग्रो फॉरेस्ट्री के, तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए कि ये 5 बेनिफिट्स हैं और इसके ये फैक्ट्स और ये डेटाज हैं, ठीक है. तब जाकर आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे और उसे एक टाइम गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाओगे. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉल हियर, ठीक है. सो जो सेकंड काम आपने करना है, पहला तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करना है, दूसरा उसको लर्न करना है, थर्ड इज आपको अब टाइपिंग करनी स्टार्ट करनी है. जब टाइपिंग कर रहे हो तो देखना है कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है. देन एज फार एज टाइपिंग स्पीड इज कंसर्न, तो अगर आपकी 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है दैट इज फाइन. ये टाइपिंग स्पीड कैसे आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने बताया कि चीज़ों को लर्न करके रखो वरना एग्जाम में सोचते हुए टाइम निकल जाएगा. सेकेंडली डू प्रैक्टिस, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके टाइपिंग की प्रैक्टिस करो. आपके डेस्कटॉप्स के अंदर एक नोटपैड ऐप होता है, यूजिंग दैट ऐप यू कैन डू द प्रैक्टिस. सो यूज दैट ऐप, डू द टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस, दैट विल बी इनफ फॉर यू. लास्टली कीबोर्ड्स, जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग के पास इस वक्त लैपटॉप्स होंगे, सो हैव लाइक परचेज अ कीबोर्ड और बोरो इट फ्रॉम सम ऑफ योर फ्रेंड्स, बट कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो क्योंकि एग्जाम में आपको कीबोर्ड्स मिलेंगे, ठीक है. एंड देन लास्टली इवेल्युएट आपने जरूर करवाना है, चाहे तो आप अपने फ्रेंड से करवा लो, चाहे तो आप चैट जीपीटी से करवा लो, कोई मॉक टेस्ट लेके उसके थ्रू करवा लो, बट गेट योर आंसर्स इवेल्युएटेड, राइट. लास्टली राइट एटलीस्ट 1 आंसर डेली. जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, वंस दैट चैप्टर इज डन उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को साथ के साथ स्टार्ट कर दो ताकि हर एक टॉपिक जो है वो आपका साइमल्टेनियसली फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाए, राइट. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज द राइटिंग इज कंसर्न, द डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज कंसर्न. सो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. अब हम पहुंचते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे कि बेस्ट सोर्सेज क्या हैं एआरडी प्रिपेयर करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर समवन who is not from agriculture background, then the best book for you is this Fundamentals of Agriculture Volume 1 and Volume 2 by Arun Katyan, right. But I would suggest you कि आप इन बुक्स को बहुत ही selectively पढ़ें क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये यहाँ पर आपको नबार्ड के लिए नहीं बनाई गई हैं, दे आर जनरल एग्रीकल्चर बुक्स. तो इनमें ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो नबार्ड के सिलेबस में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी गिवन है, प्लांट पैथोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है, नहीं आता, तो ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ना. सो बी वेरी सिलेक्टिव वाइल यू आर रीडिंग दीज बुक्स, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय जीसी बैनर्जी, एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक के लिए. For agriculture engineering, there is this book Elements of Agriculture Engineering by Jagdishwar Sahai. You have to read this book. For fisheries and aquaculture
aquaculture, this book, Handbook of Fisheries and Aquaculture by ICAR, you have to read this book. And if you are someone who is from agriculture background, you can refer to the book A Competitive Book of Agriculture by Nemraj Sunda and Agriculture at a Glance by R.K. Sharma. So these are the books you can refer to. And if you want to refer to some online sources, then Tamil Nadu Agriculture University's AgriTech portal, that is a very good source. Apart from that, ICAR, Indian Council of Agriculture Research's e-course, दिस इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स दैट यू कैन रेफर टू. तो ये ऑनलाइन सोर्सेज हैं. करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PIB, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, सबकी खबर आपको यहीं से मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रीड एनी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर आप रेफर कर सकते हो, और एनी वेबसाइट ऑल्सो, ठीक है, नॉट एनी वेबसाइट बट द मिनिस्ट्री वेबसाइट. जैसे अगर आपको नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो नबार्ड की वेबसाइट पे जाना है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे आपको जाना है. सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू हैव टू रेफर टू एज फार एज द करंट अफेयर्स इज कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारा लास्ट पार्ट आता है कि स्टडी प्लान क्या है ARD को कंप्लीट करने के लिए. स्टूडेंट्स, इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप डेली 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट ARD की प्रिपरेशन को दीजिए. अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इट विल टेक यू अराउंड 1.5 to 2 months टू कंप्लीट द एंटायर ARD फॉर बोथ द phase 1 एंड phase 2. डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी इंक्लूड करके आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग थ्रू सेल्फ स्टडी, देन रीड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है. देन प्रिपेयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड देन एट लास्ट डू द प्रैक्टिस. That is how you have to do, but most importantly do the revisions. Revisions यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को भूल जाओगे. So साथ के साथ आपको चीज़ों को रिवाइज भी करते रहना है. That is how you have to prepare, and this is the study plan that you can follow. That if you are studying now, we are almost in the later half of March, तो April end तक आपका जो agriculture and rural development है वो पूरा complete हो जाएगा, ठीक है. So that is how you have to prepare your ARD part. So students, with this we have discussed almost everything which we were supposed to discuss. I hope मैंने ARD से related आपके सारे topics को यहाँ पर answer कर दिया है. And students, if you are interested in any paid mentorship, then you can visit our website edutap.in. We have dedicated courses for the NABARD grade A examination. As part of these courses, the gold course and the silver course, you are going to get the complete coverage of your syllabus through the concept classes, live classes, notes are there for revision, summary sheets are there, and most importantly, for every chapter we have provided you the quiz for practicing and descriptive model question and answer, which provides you the fodder material and the descriptive practicing part as well, using the question and answers. Along with that, full length mock tests are also a part of these courses. So if you're interested in any paid mentorship, you can visit our website and you can enroll yourself into these courses. On that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.